नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार। बिहार को बदलने का एजेंडा लेकर एक जन आंदोलन से जन स्वराज पार्टी का सफर तय करने वाले और चुनावी रणनीतिकार से सियासी नेताओं का तगमा पहनने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों सत्ता पक्ष के नेताओं से कई सवाल पूछ रहे हैं। वह एनडीए में नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं तो कई भ्रष्टाचार में डूबा हुआ करार देते हैं। वह अपने सियासी समीकरणों को इस तरह से बैठाते नजर आ रहे हैं जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों में वह एनडीए को ज्यादा से ज्यादा डेंट पहुंचा सके। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर कभी जिन नेताओं के राजदार हुआ करते थे, अब उन नेताओं के साथ पोल खेल का खेला कर रहे हैं। पीके के इन सवालों को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। हालांकि पलटवार करते हुए कई नेताओं से प्रशांत किशोर की करोड़ों की कमाई, उनकी फंडिंग पर गंभीर सवाल उठा दिए। करोड़ों की फीस, करोड़ों की जमीन को लेकर पीके से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब प्रशांत किशोर ने देने की कोशिश भी की है। लेकिन सवाल यही है कि बिहार में विकास की राजनीति का नाम लेने वाले प्रशांत किशोर यह किस तरह की राजनीति का हिस्सा हो गए हैं। क्या बिहार के अहम मुद्दों को भूलकर वह भी जाति, धर्म, आरोप प्रत्यारोप और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर बयानबाजी करने वाले नेता बन गए हैं। अब ऐसे में सवाल पर मचे बवाल पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पटना से हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेशी और जन स्वराज पार्टी के प्रवक्ता अबू अफवान जी। आप दोनों का स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई। अबू जी, इस समय इन दिनों बहुत ज्यादा हंगामा आपकी पार्टी ने पूरे बिहार में मचाया हुआ है। ये किस तरह की पर राजनीति हो रही है? पहला सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने विकास की राजनीति की बातें कही थी और अब आप विवाद की राजनीति पर उतर आए हैं। आपका एजेंडा थोड़ा सा चेंज हो गया है क्या? नहीं दीपक भाई, हमारा एजेंडा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। मेरी आवाज आ रही है साफ? जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है जी। मैं कह रहा हूं कि हमारा एजेंडा बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम पहले दिन से ये मानते आ रहे हैं कि बिहार के अंदर वो तमाम पॉसिबिलिटीज है जिससे बिहार को विकसित किया जा सकता है। आम बिहारी के अंदर बहुत टैलेंट है, उन्हें बिहार में मौका नहीं दिया गया, इसीलिए जब वो बिहार से बाहर जाते हैं तो अपना लोहा मनवाते हैं। हमने शुरू से ये कहा कि बिहार के अंदर वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई है और यहाँ के चंद भ्रष्ट नेताओं ने बिहार को अपनी जागीर समझ रखी है। बिहार को अंदर से खोखला बनाते चले जा रहे हैं। अपने बच्चों और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो लोग बिहार के आम गरीब लोगों का पैसा अपने निजी प्रॉपर्टी में तब्दील कर रहे हैं। इसीलिए बिहार रोज बरोज गरीब होता चला जा रहा है। प्रशांत किशोर का मुद्दा हरगिज ये नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलरली किसी एक आदमी को बेनकाब करने के लिए उतरे हैं। वो ये बताने की कोशिश किए हैं कि आम बिहारियों के अंदर आज भी टैलेंट है, आज भी यहाँ बेहतर और विकसित बिहार बनाया जा सकता है। शर्त यह है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं इन सबको जेलों के सलाखों के अंदर जाना होगा और आइंदा के नेताओं को भी ये समझना होगा कि अगर आप अपने राह बदली, आपने अगर निजी संपत्ति बनाने की कोशिश की, आज अगर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने की कोशिश की तो एक मापदंड तय हो जाएगा कि बिहार में छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। प्रशांत बार बार कहते हैं कि आप कितने बड़े लोगों के पास बैठे, कितनी बड़ी हस्ती हो जाए, कागज में आपका पद कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, अगर आपने गलत किया है तो डंके की चोट पर कही जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप आके जवाब दीजिए कि आप सिख माइनॉरिटी कॉलेज को कैसे कब्जा किए हो बैठे हुए। आज तक उनसे जवाब नहीं बन पड़ा। उसके बाद देखिए आप सीरीज ऑफ इवेंट, और प्रशांत यही नहीं रुकने वाले। वो किसी पार्टी का हो, किसी दल का हो, अगर बिहार की संपत्ति उसने खाई है तो उसे जवाब देना पड़ेगा। और जो लोग प्रशांत किशोर पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें प्रशांत किशोर ने आईना दिखा दिया। उन्होंने ये बता दिया कि अपनी निजी कमाई जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स दिया है, जीएसटी भरी है, उस निजी कमाई को अपने इस मिशन पे लगा रखे हैं। मुझे पूरे हिंदुस्तान में कोई एक सियासतदान बता दीजिए जिसने अपनी जिंदगी की निजी कमाई जिस पर उसने इनकम टैक्स दिया हो वो अपनी पार्टी में लगाया हो, अपने पार्टी फंड में दिया हो। दुनिया भर का चंदा इकट्ठा करेंगे लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में एक पैसा उस चीज को, अपने मिशन को नहीं देंगे, क्योंकि वो
सिर्फ इसीलिए उस पार्टी में आए या सत्ता में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी अर्जित करनी है। प्रशांत, हिंदुस्तान में अनकरीब इन तमाम नेताओं के दौर में पहले ऐसे आदमी हैं जिसने अपनी जायज प्रॉपर्टी से 100 करोड़ निकालकर इस जन स्वराज को दे दिया और दिखाया, पेपर में दिया, पूरी दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। तो ये उनकी साफ गोई और क्लियरिटी का प्रमाण है। और हम लोग आज भी 1 इंच नहीं पीछे हटे हैं। आज भी हमारा वही मुद्दा है कि बिहार की व्यवस्था कैसे बदली जाए। हमारे मुद्दे आज भी वही, पलायन कैसे खत्म किया जाए, रोजगार कैसे लाया जाए, शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, सम्मान राशि बढ़ाई जाए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए 5 लाख का ऋण दिया जाए 4% ब्याज पर। ये तमाम मुद्दे आज भी हैं, लेकिन जो लोग भ्रष्ट हैं उनको अगर आप बेनकाब नहीं कीजिएगा तो जो आने वाले नेता भी हैं उनके दिमाग में ये क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि जो बिहार बनने जा रहा है, चाहे वो जन स्वराज में क्यों ना हो, बिहार बनने जा रहा है। अगर आपने आम गरीब जनता का 1 नया पैसा भी खाया तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। आपके नेता ने ये मैसेज दे दिया और ये पूरे बिहार के नेताओं के लिए मैसेज है। बात आपकी सही है अबू जी, जो आप कह रहे हैं वो होना चाहिए, पर आपकी राजनीति का एजेंडा ये नहीं था। आप विकास की बातें करते थे, आप उन चीजों की बातें करते थे जो बिहार के लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब ऐसा नजर आ रहा है कि आप आरोप प्रत्यारोप की वो राजनीति कर रहे हैं जो सभी राजनीतिक दल करते आ रहे थे। जिस तरह से आपने आरोप लगाए हैं उसी तरह से भाजपा ने भी आपके नेता पर आरोप लगाए हैं। करोड़ों की संपत्ति कैसे आई, कौन सी कंसल्टिंग से आई है, बहुत सारे सवाल आप पे भी लगे हैं। तो क्या ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही बिहार को आगे ले जाएगी? प्रमोद जी, क्या आप संतुष्ट? हाँ प्रमोद जी, क्या आप संतुष्ट हैं अबू जी के इस अपने बयान पर? नहीं, ये अबू जी अपनी पार्टी की बात रख रहे हैं और मजबूती से रखें, ये उनको अधिकार है। लेकिन जिस बदलाव की बात करके जन स्वराज पार्टी, बिहार में हम बदलाव लाएंगे, ठीक है, बदलाव लाने की बात सिर्फ भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता भी हुए। आज ठीक 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2013 को ही रांची सीबीआई कोर्ट का फैसला आया था, जिसके कारण उनकी लोकसभा की सदस्यता भी खत्म हुई थी। वो अब वो इलेक्शन से नहीं लड़ने के अयोग्य हो गए थे कि वो नहीं लड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार एक मामला है, लेकिन फिर भी उस पार्टी को और उस जंगल राज को लोग भूल के भी एक बड़ा समुदाय उस भ्रष्टाचार की बात को कहां तवज्जो दे रहा है। उनके साथ ही है। 2020 के इलेक्शन में राजद को कितनी बड़ी सफलता मिली थी। ठीक है, आरोप लगाना और भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कतई सिर्फ 89 में वीपी सिंह के समय जो बोफोर्स का और भ्रष्टाचार एक देशव्यापी मुद्दा और केजरीवाल जी ने दिल्ली में एक मुद्दा बनाया था। लेकिन जिस आपने सही पूछा, अबू जी, लगता है अभी उनका कनेक्शन कट गया है बीच में, पर मैं जानना चाह रहा हूं अबू जी, जिस तरह से आपकी पार्टी विकास की बातें करती, बहुत युवा उसे पसंद कर रहे थे, युवाओं को ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही है आपकी, और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो एक विकास पुरुष की तरफ जा रहा था, वो एकदम से कहां विवाद पुरुष की तरफ बढ़ता चला गया है। नहीं, देखिए दीपक भाई, इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि बिहार को जिन लोगों ने मुसलसल लूटते चले गए और दोबारा वो समाज के सामने लेके जा रहे हैं अपना मैसेज कि बिहार को हम विकास करेंगे, बिहार की अब तक खिदमत करते रहे, आगे भी करना चाहेंगे। तो सार्वजनिक जिंदगी में जब आप आए हैं तो आपको तो जवाब देना पड़ेगा। अब आप सोचिए, आज एसआईआर की एक रिपोर्ट आई है, एसआईआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने नई वोटर लिस्ट तैयार की। आपको भी पता होगा कि एसआईआर में जो डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण होता है वो 10th की मार्कशीट होती है। जिस स्टेट के डिप्टी सीएम की 10th की मार्कशीट आज तक नहीं दिखाई गई हो, उसका नाम एसआईआर में कैसे आएगा? जिस स्टेट के डिप्टी सीएम का 10th का पता नहीं, वो डीलिट की बात कर रहे हैं। तो ये तो बाहर मजाक का पात्र बन रहे हैं। हम बिहारियों की बदनसीबी है कि इस तरह के मुद्दे जहां बहुत पहले उठने चाहिए थे, उनको दोनों ने चचा भतीजे की हुकूमत में मिलजुल के इसको खत्म कर दिया और गबन करने का सबको मौका दिया। प्रशांत किशोर आज जिन मुद्दों पर सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं
कि आप भले ही हम पे कोई सवाल करें, एक तो ये है कि हम कभी सत्ता में रहे नहीं, हम कभी सत्ता की मलाई चाटे नहीं, हम 2 पैसा अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से कमाए हैं, उसको आपको हक ही नहीं बनता पूछने का पैसा कहां से लाए। आप जो सत्ता के गलियारों में बैठे रहे, लोगों ने आप पर विश्वास जताया, तो आपने इतनी बड़ी बड़ी धन कैसे अर्जित कर दी? नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप की जब आप उधर की तरफ एक पत्थर फेंकेंगे तो 2 पत्थर आपकी तरफ भी आएंगे, ऐसा बिल्कुल लाजमी है। पर हमारा कहना यह है कि आप अपने मूल से भटकते तो नजर आ रहे हैं, आप कुछ वैसी ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं जैसे जैसे आप पे आरोप लगते रहे कि आप दिल्ली के केजरीवाल का फॉर्मूला जो है बिहार में लेके बैठ गए हैं। आप उसी तरह की लगातार राजनीति कर रहे हैं कि आरोप लगा दीजिए, जिस मामलों में कोर्टों ने कुछ लोगों को राहत दे दिया, आप उन मुद्दों को उठाते हैं दोबारा से, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी आप एक मुद्दा थ्रो कर रहे हैं और ये मुद्दा नहीं दीपक भाई देखिए, नहीं दीपक भाई देखिए, आपको एक बात मैं बताता चलूं, यूथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े दिल के साथ एक बात कही कि नीतीश कुमार जाती तौर पर ईमानदार है, ये मैं मानता हूं, ये उन्होंने कही। अगर उनको आरोप लगाना होता सिर्फ, तो वो उनको भी कहते कि भाई भ्रष्ट सरकार के जो अध्यक्ष है वो भी भ्रष्ट है, उन्होंने ऐसी बातें नहीं की। वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहते रहे। अभी हमारे पहले जो साथी थे पैनलिस्ट, उन्होंने एक बात कही कि ये मुद्दा होता रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जंगल राज जितना डेंट पहुंचाया आरजेडी को ये लफ्ज, उससे ज्यादा चारा घोटाला उनको डेंट पहुंचाया है। 950 करोड़ के चारा घोटाले के जब तक जद में आए, वो पूरा दोबारा सत्ता में आ नहीं पाया, और आज भी वो स्ट्रगल कर रहा है हुकूमत में आने के लिए। और सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही है उसकी भ्रष्ट छवि की वजह से वो इस मुल्क में दोबारा नहीं, इस स्टेट पर दोबारा नहीं आ पा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में जो लोग भी संलिप्त होंगे वो पकड़े तो जाएंगे, वो सामने तो आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने आवाज उठाई है। आप देखिए अशोक चौधरी पर जो इल्जाम प्रशांत किशोर जी ने लगाए, नीरज जी वही चीज कह रहे थे, उनके पार्टी के प्रवक्ता खुल के कह रहे थे कि ये कैसा दौर आ गया है कि जदयू पर जब खुल्लम खुल्ला कोई आरोप लगा रहा हो और नेता मुंह छुपाता हुआ भाग रहा हो, ये नीतीश कुमार की सरकार नहीं हो सकती, ये नीतीश कुमार का जदयू नहीं हो सकता। नीतीश कुमार के जदयू के जमाने में महज आरोप लगाने से सरकारें गिर जाती थी। और आज आप खुद बताइए, इतनी बड़ी बात, मैं प्रशांत हरगिज ये नहीं कह रहे कि मैं कोर्ट हूं, मैं वर्डिक्ट देता हूं, आप इनको सजा दो। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं जो तथ्य आपके सामने ला रहा हूं, इन तथ्यों का जवाब अगर आप समाज में नहीं दे सकते, अवाम के सामने नहीं दे सकते, तो आप किस हक से बिहार को बदलने और बिहार के वोट मांगने जा रहे हैं? आप सिर्फ उनका जवाब दीजिए। मैं कोर्ट तो हूं नहीं कि आपको सजा दिला दूंगा। लोग अगर आपसे संतुष्ट होंगे तो लोग आपको वोट देंगे। लेकिन जो पार्टी चाल चरित्र चेहरा की मानी जाती थी और कही जाती थी कि हम आदर्शवादी पार्टी हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा, वो छुप नहीं सकते। यही मानना है। बाकी हम अपने मुद्दों पे अडिग हैं। बिहार को विकसित करना, बिहार को अग्रिम 10 राज्यों में पहुंचाना, ये हमारा पहले दिन से लक्ष्य है, और प्रशांत किशोर उसी राह पे चल रहे हैं। जी, दो बातें आपके साथ। पहली चीज ये कि आप जिन बातों को कह रहे हैं, लंबे समय तक वो राजदार खुद प्रशांत किशोर ही थे इन सबका, जो अब वो सामने ला रहे हैं। दूसरी चीज, अब तक आपसे जो चर्चाएं सब मीडिया हाउस करते थे, हम करते थे, आप करते थे, हम विकास के मुद्दों पे बात करते थे, आपकी आगे की नीतियों पर बात करते थे। लेकिन आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम फिर वही बातें कर रहे हैं जो हम लंबे समय तक दूसरे राजनेताओं से पूछते रहे या करते रहे। आपकी राजनीति का चलन दूसरा था, आपके लोगों को दिखाए गए सपने दूसरे थे, लेकिन राजनीति भी अंततः वही आरोप प्रत्यारोप पर और वही लांछन लगाने पर आ गई है। तो विकास की राजनीति कहीं ना कहीं आप भी मानना पड़ेगा कि आप बहुत एक जो अच्छे ट्रैक की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, आप भी भटकाव की तरफ है, या आपका स्टैंड ही कुछ दूसरा है। आपसे एक बार देखिए इसमें देखिए अबू जी अपनी बात कह नहीं पाए थे और बीच का डिस्कनेक्ट हो गया था। अबू जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिजली बिहार में बिजली कही जाती है कि कटती नहीं है, लेकिन अभी बिजली कट गई थी, इसलिए हम भी आप लोगों से कट गए थे। लेकिन जो और हम मानते हैं कि जिस बदलाव की बात प्रशांत जी और जन स्वराज पार्टी कर रही थी, वो भटके नहीं, वो उसमें मैंने कट ना हो, ठीक है, वो मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मेरा ये कहने का मतलब अबू जी नहीं था कि ये भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं बिहार में है। मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार के आरोप में तो सजा याफ्ता होके राजनीति से बेदखल कर दिए गए लालू यादव, लेकिन उनकी पार्टी आज बिहार में जो पार्टी लड़ रही है, 2020 का इलेक्शन दीजिए तो वो तो लगभग सत्ता के करीब पहुंच गई थी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार है और मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, लेकिन जिस बदलाव की राजनीति
आप की पार्टी कर रही है और कह रही है कि हम बिहार को बदल देंगे, क्योंकि आप पे भी जब आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह लोगों पे सवाल उठाएंगे तो आप पे भी सवाल उठेगा। और आपने उठाया ही कि ऐसा कौन सा कंसल्टेंट है जो इलेक्शन को लेके तो स्ट्रेटेजिस्ट है, उसका एक्सपर्ट है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी को 2 घंटे के सलाह देने के लिए उसको इतना पैसा कहाँ से मिलता है? वो शराब की वाली कंपनी क्यों आप पे चंदा है? कल आपका जब उम्मीदवारों की सूची जारी होगी तो उस कैंडिडेट के सीआर पे, कैरेक्टर पे और उनके पूरे चीजों पे भी सवाल उठेंगे। अभी आप अभी फ्रेश हैं, आप तो बस एक उपचुनाव ही लड़े हैं ना अभी। अब 243 पे जब आपके पार्टी का चेहरा, चरित्र और कैंडिडेट का जो सामने क्रेडेंशियल सामने आएगा तो उनपे भी सवाल होंगे। अगर आपने एक उंगली किसी पे उठाई है तो 4 उंगली आपके पीछे भी है, इसलिए इसके लिए तो आप तैयार रहिए कि सवाल उठेंगे ही। और प्रशांत किशोर पे भी ठीक है, अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं अपनी निजी कमाई अपनी पार्टी को देता हूं, मुझे ये मिलता है। ये साफगोई है कि हो सकता है इसके पहले ऐसी कोई पार्टी का जो कर्ता धर्ता या सूत्रधार अपनी निजी संपत्ति को दान के रूप में न दिया हो, लेकिन सवाल तो जरूर उठेंगे। और लगातार आप सीरीज की तरह आप पहले भाजपा के तमाम नेताओं पे, अब जदयू जिसके आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी थे 2015-16 में, आप ही के सलाह पे वो महागठबंधन ने इलेक्शन भी लड़ा था। तो इसलिए ये स्वभाव है, राजनीति स्वाभाविक है कि आप पे भी सवाल होंगे। और आप अच्छा है कि आप सुचिता की बात कर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं आप का। लेकिन सही आप दीपक जी कह रहे हैं कि कहीं आप अपने एजेंडा से तो नहीं भटक रहे हैं, यही मेरा कहना था। और ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार को कोई भी पार्टी जस्टिफाई कर दे, लेकिन भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा नहीं। मैं तो उदाहरण के लिए कहा कि आज देखिए, संयोग कहिए कि आज 30 तारीख ही है, 30 सितंबर, और आज से ठीक 12 साल पहले लालू यादव को सजा याफ्ता और वो उसी कानून के तहत 5 साल की सजा हुई और वो बाहर हुए, लेकिन फिर भी उनकी स्वीकार्यता को आप कोई सवाल उठाता है क्या? मरने के लिए और मसीहा मानने के लिए लोग तैयार हैं जी। और यही बात हो रही है कि बिहार ये राजनीति का चलन ही है। बहुत जल्दी जनता भूल जाती है ऐसे मुद्दों को जो पहले उनको नुकसान पहुंचा चुके हो। वो तेजस्वी यादव जो खुद भ्रष्टाचारों के आरोप में है, उनका परिवार उसमें है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन बार बार जो बात कही जाती है कि प्रशांत किशोर की राजनीति, जिस तरह से वो 3 साल लगातार यात्राएं करके आगे बढ़ रहे थे, एक बहुत बड़ा, जैसे बात हुई कि बुद्धिजीवी उनके साथ जुड़ रहे थे, उनके साथ यूथ जुड़ रहा था। लेकिन अबू जी, ये बात मानिए कि आपके इस स्ट्रेटेजी से आपका जो एक वोट बैंक बन रहा था वो छिटक रहा है। जो थोड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी आपके साथ जुड़ रहा था वो यही सोच रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं केजरीवाल के पद चिन्हों पे चलते नजर आ रहे हैं। आपको ये तंज तो सुनने पड़ेंगे अगर इस तरह की आपकी राजनीति आगे रही। नहीं दीपक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आगाह कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जहां तक प्रशांत जी का मानना है, प्रशांत जी ने ये कहा है कि ये पार्टी अकेले उनकी तो है नहीं। उन्होंने शुरू दिन से कहा है कि आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन गाहे बगाहे आपको बताऊं, अफसोस इस बात का है कि सोचिए, जो पार्टियां 30 सालों से यहां हुकूमत में है या 17 सालों से अपोजिशन में है, उनको ये मुद्दे उठाने चाहिए थे। मैं हैरान हूं कि आखिर जायसवाल जी के मुद्दे वो क्यों नहीं उठा रहे थे। उनका वोट बैंक तो उससे नहीं टूट सकता था, वो तो भाजपा के पदाधिकारी है, उनको चौधरी के मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे। और चोर मौसे आते रहे, क्योंकि हर चीज में इनकी संलिप्तता है। यही प्रशांत जी ने बताया कि अगर मेडिकल कॉलेज के मुद्दा कैसे उठाएंगे, इनके बच्चे उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहे। इसीलिए प्रशांत किशोर ने इस पॉइंट ऑफ टाइम में यह जरूरी समझा कि वो तमाम लोग जो दोबारा लोगों को रिझाने और लोगों को समझाने जा रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, उनकी सच्चाई अवाम के सामने लाई जाए। अगर आज उनकी सच्चाई अवाम के सामने नहीं लाई गई तो फिर अवाम धोखा खा सकती है। बस इसी नजरिए से हम अवाम के सामने रख रहे हैं। अब ये उनके ऊपर है, अवाम को समझाते रहे कि वो पैसा कहां से लाएं, उनके पास स्ट्रेंथ की, ये वो दिखाते रहे। जहां तक सवाल यह है कि ये बिल्कुल सही बात है
कि हम जिन मुद्दों को लेकर चले आज भी उन्हीं मुद्दों पे हैं। प्रशांत जी बिल्कुल नहीं भटके हैं, वो तो आए, बस उनको राह चलते जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिए वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अब आओ वो जवाब दे। अगर हमारे खिलाफ भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही क्यों, आप तो होम मिनिस्टर के पास बैठते हैं भाई, वो डॉक्यूमेंट होम मिनिस्टर को दे दीजिए और इनको अरेस्ट करवा दीजिए। जी जी, आप लोगों की राजनीति जो है, जिस तरह से आपने अपने एक औरा बनाया है, जिस तरह से आप चल रहे हैं, आपकी राजनीति आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं थी। आपकी राजनीति केवल विकास की राजनीति, आपकी राजनीति एक मार्गदर्शक की राजनीति थी। आप यही कह के तो आगे बढ़े हैं, यही कह के तो अपने यूथ को अपने साथ जोड़ा है, और यही कह के कुछ बुद्धिजीवी लोग दोबारा से आपके साथ जुड़े हैं कि आप बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं। बार बार मुद्दा वही आ जा रहा है कि आप जिस तरह की राजनीति में अब आते जा रहे हैं, या तो आप बड़े राजनीतिक दलों के ट्रैप में फंस रहे हैं, या आपका राजनीतिक एजेंडा यही है कि भाई तो लोगों को अपने साथ जोड़िए, आरोप प्रत्यारोप कीजिए। दिल्ली में केजरीवाल भी बहुत कुछ शीला दीक्षित से लेके बहुत लोगों के लिए कुछ कहते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आप भी ऐसे ही कह रहे हैं, होगा क्या होगा वो आगे की बातें हैं। लेकिन उन्होंने एक आंदोलन से अपनी जमीन बनाई, आप भी एक आंदोलन से अपनी जमीन बना रहे हैं। पर ये जो आपकी रणनीति का एक चलन नजर आ रहा है, ये चलन वही आरोप प्रत्यारोप वाली है, जबकि आप लगातार विकास की बातों को लेकर ही आगे बढ़ते रहे। नहीं दीपक भाई, मैं इससे एग्री नहीं करता, उसकी वजह ये। अच्छा जी जी, प्रमोद जी बताएंगे। जी ये जो कह रहे हैं कि प्रशांत जी की बात जदयू के भी नीरज जो प्रवक्ता हैं वो भी उठा रहे हैं, जो अशोक चौधरी वाला मामला है। आप जानिए कि भाजपा के कौन नेता प्रशांत जी की बात को इंडोर्स कर रहा है, जो भाजपा में हाशिए पे है। आज की ही खबर है कि अश्विनी चौबे ने भी पीके की बात को इंडोर्स किया है एक तरह से, कि पीके को तो आगे जाना चाहिए, राज्यपाल के पास जाना चाहिए, राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए। तो आज बीजेपी में चौबे जी की स्थिति क्या है, हाशिए पे है। आरके सिंह उनकी बात को उठाते हैं, जो पूर्व मंत्री थे, वो भी आज भाजपा में हाशिए पे हैं। ये नीरज जदयू के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है मोकामा की, जिसमें अनंत सिंह से उनका 36 का आंकड़ा है और अशोक चौधरी की नजदीकी अनंत सिंह से है, इसलिए ये सवाल आया। तो वो इसलिए ठीक है, कहने के लिए वो पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, लेकिन वही लोग बात कर रहे हैं जो या तो किसी आपसी जो कुछ विवाद है उसको लेके अगर पार्टी में उपेक्षित हैं तो आज सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, बदलाव की राजनीति की बात करने वाले प्रशांत जी अगर किए हैं, उन पे भी सवाल होगा ही, और सवाल लोग संजय जायसवाल भी हों या ये सम्राट चौधरी भी, जो लोग भी अगर आप जिन पे आरोप लगाते हैं, आप पे भी सवाल करेंगे ही। और आप देखिए, निश्चित रूप से एक सप्ताह में पार्टी के उम्मीदवारों की जब सूची जारी होगी और उसमें जो चेहरे आएंगे, हो सकता है कि वो भी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हों, जो अपने समय में काफी बदनाम रहे हों और इनके कैंडिडेट भी रहेंगे, तो इनको और भी सुनना पड़ेगा। जी, लेकिन प्रमोद जी, ये जैसे इन्होंने पिछले दिनों आज अबू जी, आज आप थोड़ा फंसते हुए नजर आ रहे हैं हमें भी, क्योंकि पूर्व में आपके बयान थे कि आप किसी धर्म राजनीति जो होगा, धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, जाति की राजनीति नहीं करेंगे, आप किसी एक संकीर्ण सोच की राजनीति नहीं करेंगे। पर पिछले दिनों जिस तरह आपने जाति की राजनीति करी, जिस तरह से आपकी बयानबाजी आई, जिस तरह से आपके नेता कहीं जाकर कुछ बयान दे बैठे और उस पर घिरे, तो वो सारी चीजें आपका जो मूल आधार था राजनीति का, उसको हिलाती हुई तो नजर आ रही है कि आरोप लगाओ और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करो। आप भी समझ चुके हो कि बिहार में क्या विकास की बातें करना बेवकूफी है। आप भी वही धर्म जातिगत समीकट बैठाने की तैयारियां, उसी के इर्द गिर्द अपनी राजनीति को का ताना बाना बुन रहे हैं। नहीं दीपक भाई, एक बात तो मैं आपको बताता चलूं
कि ये जितने लोगों पर प्रशांत किशोर ने अभी बयान दिया है, इसमें से कोई इतने बड़े कद्दावर नेता नहीं है जो देश की राजनीति की नीडल या बिहार की राजनीति की नीडल घुमा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जिनका उन्होंने नाम लिया, वो अध्यक्ष जरूर है भाजपा के, लेकिन कभी कोई चुनाव जीतकर नहीं आए। एमएलसी चुनाव लड़े हैं वो, इनडायरेक्ट इलेक्शन, कभी एमपी या एमएलए डायरेक्टली नहीं बने। ये सब अबू जी, मेरा सवाल अब आरोप प्रत्यारोप से आगे का आ गया। आप प्रवक्ताओं की ये खासियत होती है, आपको जो अपनी बात कहनी होती है आप अपनी बात कह जाते हैं, सवाल नहीं उसका जवाब। जिस तरह से हम दोबारा से मैं सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि आपकी पार्टी कहती थी हम धर्म की राजनीति नहीं करेंगे, हम जाति की राजनीति नहीं करेंगे, और कहीं उसी परिपाटी पर आप राजनीति करते नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना? देखिए दीपक भाई, हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि हम कभी किसी धर्म जाति की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और न कर रहे हैं। अगर यही करना होता तो बहुत पहले ये सब चीजें हम लोग शुरू कर दी होती। ये करने का मकसद ही नहीं, इसके करने के लिए बेशुमार पार्टियां बिहार में घूम रही है। हर 10-20 2-3 लाख की अगर आबादी आपकी है तो कोई एक नेता आपको घूमता हुआ नजर आ जाएगा। सीमांचल जहां दरभंगा निकल जाइए, 2 लाख की आबादी वाली कोई जात है तो वो अपनी जात की राजनीति कर रहा है, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को आप जानते ही हैं। हमने कभी यह राजनीति नहीं की, और आज भी ये डंके की चोट पे कह रहे हैं। हमारी जो फहरिस्त आएगी टिकटार्थियों की, तो आप देखिएगा कंटेस्ट करने वालों की, हम जाति देख के कहीं पर टिकट नहीं दे रहे होंगे। लेकिन एक बात यह है कि जिन मुद्दों को लेकर हम चले हैं, आज तकरीबन 5 से 6 पीएलसी कार्ड पहुंचाया। आपको हमने आपके एक शो में बताया था कि वो 5 वादे लेके हम घर घर जा रहे हैं। हम आज भी उन्हीं वादों पे टिके हैं, उन्हीं मुद्दों पे टिके हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ये जो आप लोग ये बूस्टर डोज जो आप देख रहे हैं टीवी पे, ये सेंसिटाइजेशन जो आप देख रहे हैं, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को हैरानी है कि हमें ये पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। सेंसिटाइजेशन हो रहा है और कोई दूसरी बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने अपने मुद्दों से कभी नहीं भटके। आप हमें कभी नहीं देखेंगे कि हम जात पात की राजनीति में उलझे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में उलझे। अगर हमें यही सब करना हो तो इसके लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, और अगर कहीं कर रहे हो तो आप जैसे पत्रकारों को बिल्कुल बेबाक होकर कहना चाहिए कि अफवाह, तुमने यही बात हमें टीवी पे एक दिन कहा था और आज तुम्हारी पार्टी ये सब कर रही है। बिल्कुल ऐसे सवालों को मैं खैर मकदम करूंगा और मैं आपका इस्तकबाल करूंगा, और ऐसी चीजें करने से यकीनन नौजवानों का दिल टूटेगा, मजरूह होंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं है। जनस्वराज कभी भी जात पात की राजनीति पर यकीन नहीं रखती, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर यकीन नहीं रखती। वो सिर्फ एक मुद्दे के साथ आई है कि बिहार को 10 अग्रिम राज्यों की सूची में किस तरह पहुंचाया जाए, और उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़ेगी प्रशांत किशोर करेंगे। उन्होंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे अपनी जीवन के आने वाले 10 सालों के अपने जीवन में जितना कमाऊंगा सब इस मिशन में लगा दूंगा अपने सपने को साकार करने के लिए। इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है। लेकिन प्रमोद जी, जिस तरह से अबू जी अपनी बात रख रहे हैं, वो बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर ग्राउंड पे वाली चीजें इनके लिए थोड़ा नेगेटिव भी नजर आ रही हैं। ये जो माहौल जिस तरह का बना रहे हैं, ये वही समकक्ष है दूसरे राजनेताओं की तरह। ये भी प्रोग्रेसिव बातें अब नहीं रही। पहले जब जनसुराज के प्रवक्ता बात किया करते थे तो वो इन सब बातों को साइड कर दिया करते थे और अपने विकास के एजेंडे को बार बार गिनाया करते थे। लेकिन अब उलट होने लगा है। अब इन्हें मजा आने लगा है कि किस तरह से जो ये विवाद के मुद्दे हैं, जो विपक्ष को घेरने वाले मुद्दे हैं, उनको हाईलाइट किया जाए। जी प्रमोद जी। नहीं, इनको भी मजा आने लगा है, और जिन नेताओं पे ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे पहले ये लालू प्रसाद जी के परिवार पे और तेजस्वी पे उठाते थे कि जिसके माँ और पिताजी दोनों चीफ मिनिस्टर रहे हो, वो तेजस्वी की पढ़ाई पे सवाल उठाते थे। आज तेजस्वी यादव को खूब मजा आ रहा है कि जो मेरे एजेंडे को, मेरे भ्रष्टाचार का मुद्दा तो गौन हो गया, अब ये भाजपा के कुछ चुनिंदे नेताओं के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं और जदयू वाले को पे निशाना ले रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर जनसुराज जिस ढंग से प्रशांत किशोर बोलते हैं कि मैं 3 साल तक गांव-गांव में टहला हूं, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सामने लाया हूं, ये हो सकता है कि ये जो तर्क क्या बोलते हैं, तड़का लगाने की जो राजनीति में अब उतरे हैं, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा भी जिसपे लोग तुरंत, जैसे सम्राट चौधरी का नाम 1999 में पटना में एक चर्चित शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, उससे नाम आना। इसके पहले लोगों को नहीं मालूम था कि
क्या सम्राट चौधरी भी उससे जुड़े थे? सब जानते थे कि ये तो साधु यादव उससे इन्वॉल्व थे और सरकार के दबाव के कारण वो सीबीआई ने क्लोजर ही कर दिया था और उसको दबा दिया सुसाइड गया कर दिया था। जी हाँ, तो जी ये जब ये नई बात, तो थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है। अगर 200 करोड़ 500 करोड़, तो जैसे लग रहा है कि जैसे मैंने कुछ करोड़ की कोई अहमियत ही नहीं है, अगर भ्रष्टाचार की ही बात हो रही है। इसलिए थोड़ा अभी पॉलिटिकल अभी सीन है एक सप्ताह में। और सबसे जी बड़ी बात जो अबू जी से हम भी जानना चाहेंगे कि क्या उनके सूत्रधार इलेक्शन लड़ रहे हैं, खुद मैदान में उतरेंगे? अहम सवाल जो पूछा जा रहा था वो आखिर में आप पे दाग दिया गया है। जी नहीं नहीं, बहुत बेहतर सवाल है प्रमोद जी। देखिए, ये बात उनसे कई दफा पूछी गई है और वो बहुत खुलकर ये बात कहते हैं कि हमारी जो कोर कमेटी है, जो पूरे इलेक्शन मैकेनिज्म को और पूरे जो इस चीजों को देख रही है, वो तय करेगी कि लड़नी और कहां से लड़नी है। उनके लिए लड़ना तो मतलब कई ऐसी सीटें हैं जहां से वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो अभी ये देख रहे हैं कि कहां से लड़ना ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और एक बात जो और भी है वो ये है कि आप देखेंगे हमारे इस पूरे सफर पर जो सबसे प्रोमिनेंट फेस हैं वो जनाब प्रशांत किशोर जी खुद हैं। तो उनके लिए हर विधानसभा में उनकी जरूरत है। तो कुछ उस तरह की सीटें हम लोग चुनने की कोशिश करेंगे जहां से कि वो ज्यादा से ज्यादा और सीटों पर भी अपना पराक्रम दिखा सकें और उनकी बात उस इलेक्शन के जमाने में वो मौजूद रहे। तो देखिए, अभी चीजें बातें तय हो रही है, जैसा भी कुछ होगा वो तो पब्लिक डोमेन में आएगा ही। इलेक्शन लड़ना एक ऐसी चीज है जो छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन अबू जी ये बात आ रही थी कि सबसे पहली जो सूची आएगी वो जनस्वराज पार्टी की सूची आएगी, लेकिन आप भी अंत तक इंतजार कर रहे हैं। अब ये इंतजार किसका है ये आने वाला समय बताएगा। ये बात लेकिन तय है कि बिहार में जिस तरह से राजनीति हर दिन कुछ नए खुलासे कर रही है, सियासी पार्टियों को भी उस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में बहुत मजा आने लगा है। चाहे वो जनस्वराज पार्टी हो, राजद हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सभी दलों ने अपने चुनावों को लेकर जो रणनीति बनाई थी वो उसको अमली जमाव पहनाने के लिए आतुर हैं और लगे हुए हैं। लेकिन इस तरह के राजनीति का किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान, ये आने वाले समय जल्दी बताएगा। आप दोनों लोग हमारे साथ इस हमारी बहस में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।